नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर खबर चालीसा। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना। हम आपको दिखाएंगे अगले आधे घंटे में तमाम खबरें फटाफट अंदाज में, कारोबार जगत की खबरें, राजनीति, देश दुनिया की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के साथ दुनिया जहान की खबरें भी होंगी। शुरुआत कर लेते हैं बिजनेस की बड़ी खबरों के साथ। कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन बाजार में भारी गिरावट रही। अमेरिका में रिकॉर्ड महंगाई दर के आंकड़ों के चलते बाजार की गिरावट के साथ शुरुआत हुई। दरअसल अमेरिका में महंगाई दर 7.5% के स्तर पर पहुंच चुकी है, जो पिछले 40 साल का रिकॉर्ड है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो तुरंत यूक्रेन छोड़ दें। ऐसे में आशंका यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई हो सकती है और इसने भी बाजार के सेंटीमेंट को खराब करने का काम किया। कारोबार के अंत में निफ्टी 231 अंक लुढ़क कर 17,400 के नीचे बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 800 अंक टूटा। मेटल को छोड़ सभी सेक्टोरल इंडेक्स में दबाव दिखा। आज आईटी कंपनियों की जोरदार पिटाई हुई। निफ्टी का आईटी इंडेक्स करीब 3.25% टूटा। टेक महिंद्रा 3% से ज्यादा टूटा, जबकि इन्फोसिस और HCL टेक 2.5% टूटे। एसबीआई, कोटक बैंक, एचडीएफसी के शेयर भी 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। आज सेंसेक्स 479 अंक नीचे 58,447 पर खुला था। सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 5 ही शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। बढ़ने वाले शेयरों में टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक और एनटीपीसी रहे। गिरने वाले प्रमुख स्टॉक में अल्ट्राटेक, टाइटन, विप्रो, पावर ग्रिड रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो पर बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ क्रिप्टो से प्रॉफिट पर टैक्स लगाया है। सरकार ने इसे वैध बनाने या फिर प्रतिबंध लगाने या रेगुलेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब बजट में क्रिप्टो पर टैक्स के ऐलान के बाद इसके वैध होने का अनुमान लगाया जा रहा था। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार रिटेल महंगाई को काबू करने में कामयाब रही है। India's CPI inflation now is at only 6.2%. I want to just highlight the fact that the inflation CPI, which is what is used for assessing the महंगाई, as we say in Hindi, is at 6.2, whereas for a smaller contraction during the global financial crisis of only 2.12 reduction in gain. Not a negative growth in that sense, reduction in gain. इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मोर्चे पर बुरी खबर है। दिसंबर में आईआईपी ग्रोथ पिछले 10 महीनों में सबसे कम रही। दिसंबर में आईआईपी ग्रोथ 0.4% रही, जबकि उसके पिछले महीने यानी नवंबर 2021 में आईआईपी ग्रोथ 1.4% थी। सालाना आधार पर दिसंबर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ 2.7% से घटकर -0.1% रही। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ग्रोथ भी सालाना आधार पर 5.1% से घटकर 2.8% पर पहुंची। सरकार ने ऑटो पीएलआई स्कीम के तहत 20 कंपनियों के आवेदन को मंजूर किया। इन कंपनियों में टाटा मोटर, सुजुकी मोटर, गुजरात महिंद्रा एंड महिंद्रा, ह्युंडई और किया इंडिया के नाम शामिल है। बाकी कंपनियों में अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स के नाम भी शामिल हैं। भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस स्कीम को लेकर जोरदार प्रतिक्रिया मिली है। स्कीम के तहत कंपनियां 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। ऑटो इंडस्ट्री पर अब भी चिप का संकट बरकरार है। ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सियाम के मुताबिक जनवरी में यात्री गाड़ियों की थोक बिक्री 8% गिरी है। जनवरी में कुल 2,54,000 पैसेंजर व्हीकल्स की थोक बिक्री हुई थी, जबकि पिछले साल इसी दौरान 2,76,000 गाड़ियां बिकी। दूसरी ओर कुल यात्री गाड़ियों का एक्सपोर्ट 9.6% बढ़कर 40,787 यूनिट हो गया। पिछले साल इसी दौरान कुल एक्सपोर्ट 37,187 यूनिट पर था। एलआईसी के आईपीओ में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स ने तैयारी शुरू कर दी है। जनवरी महीने में 34 लाख से ज्यादा डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। ब्रोकर्स का कहना है कि इसमें ढेर सारे ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने कभी शेयर बाजार में निवेश नहीं किया। एनएसडीएल और सीडीएसएल के आंकड़ों के मुताबिक 31 जनवरी तक कुल डीमैट खातों की संख्या 8 करोड़ 40 लाख रही। दिसंबर में आंकड़ा 8 करोड़ था। माना जा रहा है आईपीओ में एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए 10% हिस्सा रिजर्व रहेगा। साथ ही उन्हें आईपीओ में 5% का डिस्काउंट मिल सकता है। एन चंद्रशेखरन को फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया है। ये नियुक्ति 5 साल के लिए है। आज कंपनी की बोर्ड बैठक में इसे मंजूरी दी गई। टाटा सन्स के बोर्ड ने पिछले 5 साल
का चंद्रशेखरन का कार्यकाल की समीक्षा की। रतन टाटा इस मीटिंग में स्पेशल इन्वाइटी थे। उन्होंने चंद्रा के कार्यकाल में प्रोग्रेस और प्रदर्शन को संतोषजनक बताया। चंद्रशेखरन पहली बार 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। एक्सटेंशन के बाद अब उनका कार्यकाल 2027 तक होगा। जी मीडिया ने कंपनी की बिक्री की खबरों को बेबुनियाद बताया है। कंपनी का कहना है कि कुछ सट्टेबाज जी मीडिया की बिक्री को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। जी मीडिया ने अफवाह फैलाने वालों की जल्द से जल्द जांच करने की मांग की है। जी मीडिया के प्रमोटर का कहना है कि गौतम अदानी और सुभाष चंद्रा के बीच बिक्री को लेकर चर्चा की खबरें गलत हैं। साथ ही प्रमोटर ने अदानी एंटरप्राइजेस की ओर से अधिग्रहण की खबर को अफवाह करार दिया है। आज देश भर में एयरटेल की सर्विस कुछ देर के लिए डाउन हुई। हालांकि कंपनी का कहना है ये दिक्कत सिर्फ 5 मिनट के लिए हुई थी और तुरंत ही इसे ठीक कर लिया भी गया। एयरटेल का कहना है कि टेक्निकल दिक्कतों के चलते नेटवर्क डाउन हुआ। इस दौरान यूजर्स ने ट्विटर पर इसे लेकर काफी शिकायतें की। लोगों का कहना है कि मोबाइल के साथ ही ब्रॉडबैंड डेटा भी काम नहीं कर रहा था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग सर्जिकल स्ट्राइक गलवान में सेना के शौर्य पर सवाल उठाते रहे। जनरल बिपिन रावत को गुंडा कहते हैं। पीएम ने कहा इन लोगों को उत्तराखंड के लोग कभी नहीं भूलेंगे। पीएम मोदी ने राज्य के लोगों से अपील की है कि जब वो वोट डालने जाएं तो इन बातों को याद रखें। पीएम ने यह भी कहा कि विपक्ष का फॉर्मूला है सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि यूपी में दंगे का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। उन्होंने अखिलेश पर निशाना साधा और कहा समाजवादी पार्टी ने कब्रिस्तान की दीवार बनाई। सीएम योगी ने कहा कि आज पूरे प्रदेश को मिल रही है बिजली, जबकि पहले सैफई खानदान को ही बिजली मिलती थी। उन्होंने कहा कि पहले हर त्योहार पर कर्फ्यू लग जाता था। बैनर लग जाएंगे जगह जगह चौराहे पर, किस यह दंगाई है, इससे सावधान रहिए। इस पर इतने रुपए का जुर्माना किया गया है, इससे वसूली होनी है। यूपी के रामपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा भैंस बकरी चोरी के केस में आजम खान को जेल में रहना पड़ रहा है, लेकिन जीप से कुचलने वाला बाहर आ गया। आपको बताएं लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को कल ही हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इन्हें तो जेल में रहना पड़ रहा है। जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, बताओ जीप से कुचलने वाले को जेल से बाहर आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि गोवा में अगर उनकी सरकार बनी तो वो राज्य में खनन को फिर बहाल करेंगे। गोवा में सोमवार यानी 14 फरवरी को मतदान होगा। राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस बार उनकी पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा गोवा में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और गोवा का हर युवा जानता है कि यहाँ पर नौकरी नहीं है। गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट सब लोगों को दिखाई दे रही है। गोवा का हर युवा जानता है कि यहाँ पे बेरोजगारी है। टूरिज्म सेक्टर की हालत पूरा गोवा जानता है। माइनिंग की समस्या पूरा गोवा जानता है। अवैध रेत खनन मामले में गिरफ्तार किए गए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले पंजाब की एक अदालत ने हनी को 11 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेजा। हनी को ईडी ने इस महीने की शुरुआत में जालंधर से पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी ने 18 जनवरी को उनके ठिकानों पर छापेमारी की। मुख्यमंत्री चन्नी ने पिछले महीने केंद्र पर चुनाव से पहले उन्हें डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। कर्नाटक के हिजाब विवाद में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। अपील में कहा गया था कि इससे मुस्लिम छात्राओं के अधिकार कम हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील पर अर्जेंट सुनवाई से इनकार किया। अदालत ने कहा कि सही वक्त आने पर वो इस मामले को देखेंगी।
इस बीच कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने संकेत दिया है कि सरकार 14 फरवरी को प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज को फिर से खोलने पर फैसला ले सकती है। शिक्षा मंत्री नागेश ने कहा कि हाई स्कूल की कक्षाएं सोमवार को फिर से शुरू होंगी। सोमवार शाम को मुख्यमंत्री की ओर से बुलाई जाने वाली बैठक के दौरान प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू करने के बारे में फैसला लिया जा सकता है। हिजाब मामले से जुड़ी छात्रा मुस्कान ने मीडिया में कहा है कि उसे कॉलेज में जाने से रोका गया और हिजाब निकालने को भी कहा गया। मुस्कान का कहना है कि हिजाब उसकी प्राथमिकता है। उसने कहा कि उसे राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं है और वो आगे पढ़ना चाहती है। मुस्कान ने कहा कि उसे कानून पर भरोसा है कि उसे न्याय जरूर मिलेगा। मुस्कान ने इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करने को गलत बताया। साथ ही मुस्कान ने यह भी कहा कि सभी लड़कियों के लिए वो लड़ रही हैं। हमें भरोसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि इंशाअल्लाह हमारे हक में फैसला होगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट गो अगेंस्ट एनी रिलीजन, सो इंशाअल्लाह वी आर वेटिंग फॉर दैट। हिजाब विवाद पर असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस इसे सपोर्ट भी कर रही है। उन्होंने कहा हिजाब का मसला 10 साल पहले नहीं था। उन्होंने कहा शिक्षा संस्थान में विज्ञान या फिर मैथ का मामला नहीं उठ रहा। कांग्रेस जिस प्रकार देश को डिवाइड करने का चक्कर में है, देश को तोड़वाने का चक्कर में है, ये एक बहुत ही चिंता का बात है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आज दोपहर बाद आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड हमला कर दिया। इस पर 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, एक की मौत हो गई है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरी ओर हमले के तुरंत बाद पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू किया। अभी किसी आतंकी का पता नहीं चल पाया है। आशंका है कि हमलावर आतंकी आसपास ही कहीं छिपे हैं। रुकते एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें। अब देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। आईआरसीटीसी अब 14 फरवरी से सभी ट्रेनों में खाना परोसेगी। देश भर में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के साथ ही रेलवे ने ऐलान किया। आपको बताएं, सभी 428 ट्रेनों में पका हुआ खाना मिल रहा है। अब सभी ट्रेनों में तैयार खाना मिलेगा। आपको बता दें कि मार्च 2020 से कोरोना की शुरुआत के बाद ट्रेनों में खानपान को बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2 महीने पहले गायब युवती का शव बरामद किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने गड्ढा खोदकर शव बरामद किया। समाजवादी पार्टी के नेता रजोल सिंह के प्लॉट में युवती का शव दफनाया गया था। पिछले महीने लड़की की मां ने लखनऊ में आत्महत्या की कोशिश भी की। पीड़िता की मां ने चौकी इंचार्ज और एसएचओ पर मिलीभगत का आरोप लगाया। युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दम घुटने से उसकी मौत हुई, साथ ही गले की हड्डी टूटी मिली। दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 109 में बने चिंटल्स पैरासीडो सोसाइटी के एक टावर का हिस्सा कल शाम भरभराकर गिर गया। इस हादसे में एक की मौत हुई है। खबरों के मुताबिक टावर की 6ठी मंजिल के फ्लैट के फर्श पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तभी डाइनिंग एरिया का फर्श टूट गया और एक के बाद एक उस हिस्से का फर्श टूटता गया। सारा मलबा पहली मंजिल के फर्श पर पहुंच गया। इस सोसाइटी में फ्लैट की कीमत 1.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच है। गुरुग्राम के बाद अब दिल्ली में एक बिल्डिंग गिरने की घटना सामने आई। दिल्ली के बवाना इलाके में जेजे कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक कुल 6 लोग बिल्डिंग के मलबे में फंसे थे, जिनमें से 3 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली के बवाने में राजीव रतन आवास योजना के तहत बने फ्लैट्स में यह हादसा हुआ है। राहत बचाव का काम अब भी जारी है। देश में 257 पुलिस स्टेशन के पास वाहन नहीं है। इसके अलावा 638 थाने बिना टेलीफोन के हैं। गृह मंत्रालय पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1 जनवरी 2020 तक 143 पुलिस स्टेशन ऐसे थे जहां वायरलेस या फिर मोबाइल फोन की भी सुविधा नहीं थी। स्थायी समिति की रिपोर्ट कल यानी गुरुवार को संसद में पेश की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 21वीं सदी के भारत में भी ऐसे पुलिस थाने हैं जहां टेलीफोन या वायरलेस की सुविधा नहीं है। तीसरे वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 96 रनों से हराकर वनडे सीरीज पर 3-0 से कब्जा कर लिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा सहित भारत के 3 बड़े बल्लेबाज 13 रन के स्कोर को भी पार नहीं कर सके।
रोहित ने 13 रन बनाए, विराट ने 0 और धवन 10 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन श्रेयस अय्यर, दीपक चहर और ऋषभ पंत ने शानदार पारी खेलकर भारत के स्कोर को 265 तक पहुंचाया। बाकी काम भारतीय गेंदबाजों ने कर दिखाया। मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण ने 3-3 विकेट लेकर वेस्टइंडीज की कमर तोड़ी और कैरेबियाई टीम 169 रनों पर आउट हुई। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन की तिकड़ी ने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल ये तिकड़ी एक साथ 109वां वनडे मैच खेल रही थी और इस दौरान ये दूसरा मौका था जब विराट, रोहित और धवन 20 से ज्यादा का स्कोर भी पार नहीं कर पाए। रोहित शर्मा दूसरे वनडे की तरह इस मैच में भी जल्दी आउट हुए। उन्होंने 13 रन बनाए। विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जबकि धवन ने 26 गेंद खेलकर महज 10 रन ही बनाए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ट्रोलर्स के निशाने पर है। पठान ने सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनका बेटा और बीवी सफा बेग नजर आए। पठान ने लिखा कि ये उनके बेटे की पहली हवाई यात्रा थी। तस्वीर में उनकी पत्नी सफा ने हिजाब पहना हुआ था। इसी को लेकर लोग इरफान पठान को ट्रोल करने लगे। ट्रोलर्स ने इसे कर्नाटक में चल रहे हिजाब प्रकरण से जोड़ दिया और इरफान को टैग करते हुए लिखा कि उन्हें इस समय इस तरह की फोटो शेयर नहीं करनी चाहिए। न्यूजीलैंड और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन को उम्मीद है कि वो आईपीएल 2022 से पहले पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। उन्होंने हाल ही में कोहनी की सर्जरी करवाई है और फिलहाल रिहैबिलिटेशन में है। विलियमसन ने आईपीएल से पहले मार्च-अप्रैल में नीदरलैंड के खिलाफ होने वाली T20 और वनडे सीरीज तक भी पूरी तरह फिट होने की उम्मीद जताई है। 31 वर्षीय विलियमसन ने एक बयान में कहा कि उनकी कोहनी की चोट बहुत पुरानी है और न्यूजीलैंड क्रिकेट और सनराइजर्स टीम प्रबंधन को इसके बारे में सब कुछ पता है। आईपीएल नीलामी 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 की 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद की होंगी। ऐसे में कुछ खिलाड़ियों की किस्मत चमकने वाली है तो कई खिलाड़ियों को नई टीमों में शामिल होने का मौका मिलेगा। खासकर इस बार सबकी निगाहें वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ पर होंगी। हरभजन सिंह ने भी ट्वीट करके लिखा था कि अल्जारी जोसेफ इस नीलामी में करोड़पति बन सकते हैं। जाहिर है जोसेफ ने भारत में हो रहे मौजूदा सीरीज में काफी अच्छी गेंदबाजी की है जिसका फायदा उन्हें मिलने वाला है। अपनी शादी को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने कहा है कि मन में वो रणबीर कपूर से पहले ही शादी कर चुकी हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि पैंडेमिक ने हमारी शादी के प्लान पर पानी फेर दिया। सब चीजें किसी अच्छे कारण के लिए ही होती हैं। खबरों के मुताबिक दोनों इसी साल अप्रैल में शादी कर सकते हैं और दोनों की ही फैमिलीज दोनों की शादी को लेकर तैयारियां तेज कर चुकी हैं। आपको बताएं रणबीर और आलिया 4 साल से ज्यादा समय से रिलेशनशिप में हैं। ऑस्कर 2022 के लिए नेटफ्लिक्स की 10 और अमेजॉन प्राइम की 6 फिल्में नॉमिनेट हुई हैं। इस सूची में नेटफ्लिक्स की द पावर ऑफ डॉग को 12 और डोंट लुक अप को 4 नॉमिनेशन मिले हैं। वहीं नेटफ्लिक्स की फिल्म और द हैंड ऑफ गॉड भी ऑस्कर में खूब सपोर्ट पा रही है, जबकि अमेजॉन प्राइम की फिल्म बेलफास्ट को 7, किंग रिचर्ड को 5 और ड्यून को 10 नॉमिनेशन मिले हैं। वोटिंग लाइन 17 मार्च से खुलने वाली है, जिसके बाद 27 मार्च को इन सभी फिल्मों पर फैसला लिया जाएगा। साउथ सिनेमा के जाने माने कलाकार थाला अजीत ने अपनी अपकमिंग मेगा बजट फिल्म वलिमई की नई रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। थाला अजीत ने वलिमई का नया पोस्टर जारी करके बताया कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म को 24 फरवरी के दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज करेंगे। फिल्म के मेकर्स ने साफ कर दिया है कि वो वलिमई को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में रिलीज करेंगे। अजीत की फिल्म वलिमई का उनके फैंस को काफी लंबे समय से इंतजार है। वलिमई में अजीत के अलावा हुमा कुरैशी ने भी अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं। शकुन बत्रा की गहराइयां अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी 2 लड़कियों और उनके लवर्स के इर्द गिर्द घूमती है। बता दें फिल्म गहराइयां एक रिलेशनशिप ड्रामा है जिसमें दीपिका पादुकोण के अलावा सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ अनन्या पांडे और धैर्य करवा मुख्य भूमिका में है। स्क्रीन प्ले पहले तो थोड़ी धीमी गति से पर चलता है, लेकिन आखिर के 1 घंटे में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि दर्शकों को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। ये फिल्म दीपिका और सिद्धांत के बीच इंटीमेट सीन्स के चलते भी दर्शकों के बीच काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने अपने हार्ट की सर्जरी के बाद पहली बार सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपनी तबीयत के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने पोस्ट के जरिए अपने फैंस को शुक्रिया भी कहा। सुनील के हेल्थ अपडेट के बारे में जानकर उनके फैंस काफी राहत में हैं। आपको बताएं सुनील ग्रोवर ने सीने में दर्द की शिकायत के बाद चेकअप कराया तो उन्हें मालूम पड़ा कि उन्हें
मामूली हार्ट अटैक आया था और उसमें उनके हार्ट में ब्लॉकेज भी है। फिलहाल सुनील ग्रोवर को डॉक्टरों ने हर हफ्ते उनके हेल्थ की अपडेट देते रहने को कहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में क्वाड विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति सकारात्मक है। दोनों नेताओं के बीच चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता पर भी बात हुई है। जयशंकर क्वाड बैठक में शामिल होने को लेकर 10 से 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। आपको बताएं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा क्वाड में अमेरिका और जापान शामिल हैं। यूक्रेन संकट का ताजा अपडेट यह है कि रूस के 1 लाख से अधिक सैनिकों ने यूक्रेन की अब 3 तरफ से घेरेबंदी पूरी कर ली है। वहीं अब बेलारूस में भी रूस के 30,000 सैनिक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इस बीच रूस की शक्तिशाली नौसेना ने अपने महाविनाशक युद्धपोतों को यूक्रेन के पास काला सागर में तैनात कर दिया है। रूस की सैन्य तैयारियों को देखते हुए बाइडेन ने कहा कि वो अभी किसी आतंकी संगठन से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक रूस का सामना कर रहे हैं और ये बेहद अलग स्थिति है। उन्होंने आशंका जताई कि हालात कभी भी खतरनाक स्थिति में बदल सकते हैं। उत्तर कोरिया ने चीन के साथ लगने वाली सीमा के पास एक सीक्रेट मिसाइल बेस बनाया हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। इस बेस को लेकर माना यह जा रहा है कि तानाशाह किम जोंग उन की सेना यहां पर विनाशकारी परमाणु हथियारों को स्टोर कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि सीक्रेट बेस को लंबी दूरी की मिसाइलों को रखने के लिए डिजाइन किया गया है जो अमेरिका पर हमला करने में सक्षम है। उत्तर कोरिया लंबे समय से लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम मिसाइलों को बना रहा है। विंटर ओलंपिक के नाम पर चीन गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बीजिंग यात्रा के असली मकसद का खुलासा हो गया है। कहा जा रहा है पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने चीन से 9 अरब डॉलर का कर्ज मांगा है। पाकिस्तान पहले से ही चीन से 18.4 अरब डॉलर का कर्ज ले चुका है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है और पाकिस्तान के ऊपर डिफॉल्ट होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में इमरान खान दुनिया भर से कर्ज पर कर्ज ले रहा है। फिलहाल पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचने के लिए 9 अरब डॉलर की तत्काल जरूरत है। अमेरिका ने हिंद प्रशांत में चीन से निपटने के लिए अब एक नई तरह की चाल चली है। जो बाइडेन प्रशासन ने इंडोनेशिया को करीब 14 अरब डॉलर के हथियारों की बिक्री की मंजूरी दे दी। हिंद प्रशांत में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने एक कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय ने एडवांस लड़ाकू विमानों की 14 अरब डॉलर की बिक्री का ऐलान किया। माना जा रहा है कि चीन के खिलाफ एक मजबूत एवं प्रभावी आत्मरक्षा विकसित करना अमेरिका के लिए न केवल मजबूरी है बल्कि समय की मांग भी। ऐसे में इंडोनेशिया की सहायता करना अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी है। खबर 40 में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।